कि सच्ची बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पर उनका बड़ा एहतराम करता था और मैं समझता था कि बड़ी रीज़नेबल आदमी है और जो बात करेंगे कोई उसके अंदर अक्ल होगी, कोई समझ होगी और बग़ैर सोचे समझे को शायद वो बात नहीं करते होंगे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने अपना वो इमेज, अपना जो तासुर था, उसको बहुत नुकसान पहुँचाया है। इंतखाबात होते हैं, हार जीत होती है और बदकिस्मती से माजी में हमारे पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए उस पर शुकों के शुबात भी उठते रहते हैं। तो अगर जिन इंतखाबात पर एतराज़ात होते हैं तो उसके पीछे कुछ शवाहिद होते हैं, कुछ सबूत होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको सामने वाला डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन NA 249 का मवाजना करना डस्का के साथ, और फिर ये भी कहा कि ये तो डस्का से भी आगे चला गया है, इस चीज़ को मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उन्हें फिर पता कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता NA 249 के इंतखाबात के हवाले से यहाँ कौन से ऐसे लोग हैं PMLN के जो अपनी क़यादत को और अपने दीगर साथियों को ब्रीफ करते रहे हैं। मैं 2 बातें सिर्फ आपको बताऊंगा जो फैक्ट्स हैं, नाम लूँगा, अगर कोई डिनाई करना चाहे तो करे, फिर उसके बाद मैं अपने इशू पे आ जाऊँगा। ये तकरीबन कोई 1 महीने से ज़्यादा अरसा हुआ होगा, ज़ुबैर साहब से मेरी बात हो रही थी। मैंने उन्हें कहा कि खैर आपकी पार्टी का अपना फ़ैसला है, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मिफ्ता साहब इज़ नॉट अ गुड चॉइस। मैंने बताया कि मिफ्ता साहब अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं, पैसा उनके पास ज़्यादा है लेकिन उम्मीदवार वो अच्छे नहीं हैं। मैंने ज़ुबैर साहब को खुद कहा है। फिर जब ये इलेक्शंस शुरू हुए तो ज़ुबैर साहब ने मुझे एक मरतबा फ़ोन किया बीच में और उन्होंने कहा कि जी कोविड की सूरत हाल है और वहाँ तो कोई, ज़रा आप खामोश हो जाएंगे पीछे कैमरा में जो मेरे दोस्त हैं, तो NA 249 में कोविड की वजह से सूरत हाल ठीक नहीं है और वहाँ लोग एहतियात भी नहीं कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि कोविड के दिनों में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। ये ज़ुबैर साहब ने मुझे कहा कोई इलेक्शन से 20-25 दिन पहले। मैंने कहा जी क्या कर सकते हैं, इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन करवा रहे हैं, होने दें, बात तो आपकी ठीक है। ये बात ख़त्म हुई। फिर आपको याद होगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को जिसमें ये इस्तदा की गई कि चूँकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं लिहाजा इस वक्त इलेक्शंस ना करवाए जाएं और बाद में कोई तारीख रखी जाए। उस पर जो रद्द-ए-अमल आया मुस्लिम लीग नून का और मिफ्ता साहब का वो ये था कि पीपल्स पार्टी शिकस्त के खौफ से मैदान छोड़कर भाग रही है, लिहाजा इंतखाबात 29 को ही होने चाहिए और ये डेट आगे ना हो। ये मुस्लिम लीग नून ने कहा। हमने कहा ठीक है जी, अगर नहीं चाहते तो होने दें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। उसके 4-5 रोज़ बाद ज़ुबैर साहब से फिर मेरी बात हुई। इत्तफाक से फ़ोन आता रहता है, बातचीत हमारी होती रहती है। तो मैंने उनसे गिला किया। मैंने कहा आप ख़ुद ये कह रहे थे कि जी कोविड है और लोग एहतियात नहीं करते हैं और ये चीज़ें हैं, तो हमने तो नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहरहाल लिख दिया, लेकिन उसके बाद आपकी जमात ने फिर आके ये कह दिया कि जी हम भाग रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि एक बात आपको बता दूं, हम इंतखाबात से भाग नहीं रहे हैं और अगर आपको गलत फहमी है कि नून लीग आगे है, ये मैं आपको इलेक्शन से 10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, तकरीबन 10 दिन, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। हम नून लीग को हरा चुके हैं इलेक्शन में, हम आपसे आगे हैं। हमारे लिए जो चैलेंज है या जिस पार्टी को हम समझ रहे हैं कि जिससे हमारा मुकाबला है वो TLP है और हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा, हम TLP को जज नहीं कर पा रहे हैं कि वो कितने वोट लेंगे, बाकी आप हमसे पीछे हैं। ज़ुबैर साहब ने उस पर मुझे कहा कि क्या कह रहे हैं आप। मैंने कहा जी मैं आपको ये बात सही कह रहा हूँ, आप हमारे मुकाबले में नहीं, हम आपको शिकस्त दे चुके हैं। ये 10 दिन पहले की बात है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि जी हमें हैरत है कहाँ से आ गई पीपल्स पार्टी, हैरत है कहाँ से आ गई, इन्होंने ये पोल्स में एक लेकर आ गए इत्तफाक से, ये पोल्स वोल्स पे बड़ा चला। इन पोल्स में ये एक पेपर लाया हूँ मैं सिर्फ, PMLN नंबर 1 है, PTI नंबर 2 है, MQM नंबर 3 है, पीपल्स पार्टी नंबर 4 है, PSP नंबर 5 है और TLP नंबर 6 है। TLP भी तो नंबर 3 पे आ गई ना। चले पीपल्स पार्टी को तो छोड़ दें, हमने तो पता नहीं क्या जादू कर दिया, लेकिन TLP भी तो नंबर 3 पे है।
MQM जिसको आपने तीसरे नंबर पर दिखाया वो छठे नंबर पर है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं जब 2017 में ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था तब भी ऐसे ही पोल्स आए थे, सारे मेरे खिलाफ थे कि 3,500 वोट थे जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के, कहाँ से जीतेंगे। पूरी मीडिया पे कंपेन मेरे खिलाफ चली। अल्लाह का शुक्र है वो 3,500 हमारे 24,000 हुए, हम जीते। इलेक्शन जो है वो मुख्तलिफ चीज़ है। ये 300, 400, 500 लोगों से आप राय लेकर उस इलेक्शन के नतीजे तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो जब ये पोल्स हुए तब भी हमारे दोस्तों ने कहा, मेरे अल्फाज थे, मैं दोहराता हूँ, शायद किसी को बुरे लगे, मैंने कहा लानत भेजो इन पे। हम अपने इलेक्शन के नतीजे से बताएंगे कि ये गलत है, ये झूठ है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें सरखुरू किया, हम जीत गए। मुझे अफसोस हुआ कि कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी सेलेक्टर्स ने जो है वो शायद हमें जितवा दिया है। भाई, अगर ज़िमनी इलेक्शन जीतना इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि सेलेक्टर्स उसके पीछे हैं, एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे है, उसके अलावा कोई जीत नहीं सकता, तो सवाल मैं भी उठा सकता हूं कि डस्का आप जीते, आप एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कैसे जीत गए? आप वजीराबाद जीते, आप कैसे जीत गए? नौशेरा में PTI की जीती हुई सीट नून लीग जीत गई, कैसे जीत गए आप? अगर ये बात आपके जहनों में बैठी हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर या उनसे साजबाज किए बगैर कोई इंतखाब जमात नहीं जीत सकती, तो फिर आपके जो 3 इंतखाबात हैं उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। आप उसका जवाब दें कि आप कैसे जीते हैं। ये तो दोहरे मयार तो नहीं हो सकते ना कि जहां से नून लीग जीत जाए वो तो बल्ले बल्ले जी लोगों ने वोट दिए हैं, और जहां से पीपल्स पार्टी जीत जाए वहां ये कहता है जी डील हो गई है। अगर तो आसिफ अली जरदारी को जमानत मिल जाए तो डील है, अदी फरियाल को जमानत मिल जाए तो डील है, शहबाज शरीफ को जमानत मिल जाए, हमजा को जमानत मिल जाए, साद रफी को जमानत मिल जाए, शाहिद खाकान अब्बासी को जमानत मिल जाए तो उसूलों की फतह है। ये दोहरे मयार नहीं चल सकते हैं। आज भी शाहिद खाकान अब्बासी जो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं और तासुर दे रहे हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट आदमी सबसे बड़ा वही है इस मुल्क के अंदर, तो सवाल ये पैदा होता है, जवाब हमें दें इस बात का, वो कौन सी ताकतें थी जिन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को ECL से निकलवाया और उनको इजाजत दी कि वो जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात करके आए, और उस मुलाकात का हाल अहवाल आज तक उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया। वैसे सारी बातें खुल के करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, उसमें क्या क्या कहा था उन्होंने, और किसने इजाजत दी थी कि वो बाहर जाए मुल्क से। ये दोहरे मयार नहीं हो सकते हैं। अगर आसिफ अली जरदारी की जमानत डील का नतीजा है तो फिर शहबाज शरीफ और हमजा नवाज की जमानत भी डील का नतीजा है। अगर अदी फरियाल टालपुर की जमानत डील का नतीजा है तो फिर बाकी आपके लोगों को जो जमानतें मिल रही वो भी डील का नतीजा है। मुझे ये पूछने की भी जिसारत दें कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी अदालतों से लोगों को रिलीफ मिलते हैं, लेकिन ऐसा रिलीफ अगर नैब ने मरियम साहिबा को गिरफ्तार करना हो तो गिरफ्तारी से 10 दिन पहले उन्हें मुत्तला करें कि जी वो गिरफ्तार होने वाली हैं। और हम 2 तारीख को बैठे हैं तो आज नैब उनको बताएगी कि 12 मई को हमने आपको गिरफ्तार करना है। मुझे कोई एक मिसाल बता दीजिए कैसी हुई हो। आसिफ अली जरदारी साहब हों, अदी फरियाल हों, या हमारे पार्टी के और लीडर्स हों, उनके मुकदमात जो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, उसूली तौर पर सूबा सिंध में चलने चाहिए। जो मुबैना जुर्म हुआ है या मुबैना जो करप्शन हुई है वो तो सूबा सिंध में है ना। मुझे इन केसेस के अलावा पाकिस्तान की तारीख में कोई एक और मिसाल बता दीजिए कि जिस सूबे में, जिस शहर में मुबैना जुर्म हुआ हो उसका ट्रायल किसी और सूबे में हुआ हो। मुझे एक मिसाल बता दीजिए तारीख में। नहीं है। जिस तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के केस की कोई मिसाल नहीं मिलती ना, वो भी हमारे साथ ही हुआ है। इसी तरह आसिफ अली जरदारी और अदी फरियाल के केसेस की भी मिसाल नहीं मिलती। उनका ट्रायल इस्लामाबाद में हो रहा है, पिंडी में हो रहा है, सूबा सिंध में नहीं हो रहा। हम अगर ये कहें कि जी उनके केसेस को सूबा सिंध में लेकर आ जाओ, ट्रायल ही होना चाहिए,
तो कहते हैं डील हो रही है, ये डील है, अगर ये केसेस यहां आ गए तो ये डील है। लेकिन खुर्शीद शाह की जमानत का केस अदालत में लगता है और हर मर्तबा डीलिस्ट हो जाता है। ये है हमारी डील। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जीत जाता है और हरवा दिया जाता है, ये है हमारी डील। अजीब मंतक है, बार बार इस बात को साबित करने पे तुले हुए हैं कि पीपल्स पार्टी ने डील कर ली। इमरान को हटाना आप नहीं चाहते, खुद कहा कि हम चाहते हैं कि 5 साल पूरे करें, खुद कहा ना। बोझदार को गिराना आप नहीं चाहते, डील हमारी है। इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ है ये सिवाय नून लीग की मिसमैनेजमेंट और हद से ज्यादा खुद एतमादी उनकी शिकस्त का सबब बनी है। जो लोग हलके में मौजूद थे, आप तमाम दोस्त जो मीडिया के दोस्त यहाँ मौजूद हैं, ये एक ज़िमनी इलेक्शन था पूरे शहर का। पूरा मीडिया उस हलके में घूमता रहा है, फिरता रहा है, एक एक चीज को आप देखते रहे हैं, एक एक चीज को आपने देखा है, एक एक चीज को। मुझे बताइए कि एक वाकया आपने कोई वहां देखा हो, रिपोर्ट किया हो कि जिससे धांधली आपके सामने आई हो, जाली वोट पड़ रहे हो, पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया हो, वोटर्स को वोट डालने न दिया गया हो। इलेक्शन के दिन अगर शिकायत हैं किसी की तो हमारी हैं। हमने शिकायत की है मुख्तलिफ मौक़ों पर इलेक्शन कमीशन को। हमने बताया कि जी एक बंदा गया, उसका वोट डल चुका था। हमने बताया कि जी हमारे एजेंट को रेंजर्स ने दरवाजे पर रोक के उसकी वीडियो बनाई और पूरे चैनल्स पे चलवाई कि जी एजेंट पैसे लेके जा रहा है अंदर। अगर कोई इलेक्शन लड़ता हो तो उसे पता होना चाहिए कि हमेशा पोलिंग एजेंट को कुछ थोड़े से पैसे दिए जाते हैं, इसलिए कि वोटिंग के मरहले में जब वो किसी वोट को चैलेंज करता है तो उसकी इलेक्शन कमीशन ने फीस रखी हुई है। तो जब वो वोट चैलेंज करेगा तो वो उसकी फीस देगा। मुझे नहीं पता अब कितनी है, पहले 5-10 रुपये होती थी, शायद 50 रुपये 100 रुपये होगी, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन कोई फीस है। हमने अपने हर एजेंट को, ये जो एक लिफाफा दिखा रहे थे, ये हमारे जो 800 एजेंट थे, उन 800 एजेंट्स की फाइल में ये लिफाफे मौजूद थे। और कोई लाखों रुपए नहीं थे, हजारों रुपए नहीं थे, 100 के नोट थे, कुछ 100 रुपए थे, मुझे नहीं पता 200 होंगे, 300 होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे। ये पैसे हमने एजेंट्स को दिए जिसने वो पैसे धांधली के लिए इस्तेमाल किए हैं। ये एक वीडियो बना के और फिर पता नहीं पूरी नून लीग इस पे चल पड़ी कि जी ये चला रहे हैं, ये धांधली हमने की है। वोटिंग शुरू होने से लेकर वोटिंग खत्म होने तक एक शिकायत बता दें नून लीग की, एक शिकायत बता दें किसी और जमात की जिसने कहा हो कि धांधली हो रही है। वोटिंग का मरहला खत्म होने से लेकर गिनती का मरहला मुकम्मल होने तक जो पोलिंग स्टेशन में हुआ है, कोई एक शिकायत बता दें कि जिसमें ये कहें कि जी यहां पर काउंटिंग के दौरान धांधली हुई है। कोई एक चीज तो बता दें। इन्होंने एक चीज सामने नहीं बताई। जब तक टीवी पर जो नतीजा आता रहा जिसमें मिफ्ता साहब मुबैना तौर पर आगे थे, तब तक कोई शिकायत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। सवाल तो हमारा बनता है कि इलेक्शन के मरहले को खत्म होने के बाद चलें जी गिनती भी हुई, हमारे पास भी नताइज पूरे नहीं थे, उनके पास भी नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन में जा रहे थे। इन्होंने ये 8-9 बजे जीत का जश्न किस बुनियाद पर मनाया था? कौन सा रिजल्ट इनके हाथ में था? इलेक्शन कमीशन ने इनको दिया था, इनके पोलिंग एजेंट्स ने फॉर्म 45 इनको दिए थे। कौन सी ऐसी चीज थी जिस पर मिफ्ता साहब जश्न मना रहे थे कि मैं जीत गया हूं? सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। हमने तो जश्न नहीं मनाया। हम तो जब तक सारे वोट अपने इकट्ठे कर रहे थे उस वक्त भी जश्न नहीं मनाया। सवाल ये पैदा हो रहा था, वो बार बार शोर उठा, सईद गनी कैसे जो है वो इलेक्शन कमीशन से आगे बता रहा है। जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं
उन्हें ये पता होना चाहिए कि जब आपका पोलिंग एजेंट एक पोलिंग स्टेशन पे बैठता है और वो गिनती मुकम्मल करवाने के बाद ये फॉर्म 45, ये फॉर्म 45 है, ये वो साथ लेकर आता है और वो लाकर अपने उम्मीदवार की जो ऑफिस होती है जहां पर ये कंपाइल हो रहा होता है रिजल्ट, उनके हवाले करता है। ये फॉर्म 45 है। और ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप चाहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आइए, 276 276 पोलिंग स्टेशन, 276 फॉर्म 45 हमारे पास है। मैं जितने नतीजे ट्विटर पर डाल रहा था उसमें मैं लिख रहा था कि ये फॉर्म 45 के मुताबिक हैं। हमारी जो कंपाइल कर रहे थे जो हम उसमें, और इलेक्शन कमीशन जो कंपाइल कर रहा था उसमें फर्क हो सकता है, होना भी चाहिए, इसलिए कि ये जब फॉर्म 45 हमारे पास आते हैं तो ये तरतीब से नहीं आते हैं कि पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, 3 बाद में आएगा और 276 आखिर में आएगा, ऐसा नहीं होता। जो पोलिंग एजेंट रिजल्ट ला रहा होता है उसका नंबर मुख्तलिफ होता है, कहीं 10 होगा, कहीं फिर 15 होगा, कहीं 50 होगा, फिर कहीं 250 होगा, फिर कहीं 85 होगा। उस तरतीब से वो आते हैं और जिस तरतीब से वो आ रहे थे हम अपने सिस्टम में उनको ऐड करते जा रहे थे और हर 10, 15, 20, 25 के बाद हम वो रिजल्ट अपने सिस्टम से निकाल के कंप्यूटर पे डाल के बता रहे थे कि भाई ये हमारे पास इस वक्त तक का है। तो जो ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो दे रहा था उसमें हम पीछे थे और इसमें हम आगे थे, हो सकता है, ये मुमकिन है, इसका इम्कान है। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास जो हम कंपाइल कर रहे थे उसमें किसी भी मौके पर PMLN हमसे आगे नहीं निकली, TLP हमसे आगे निकली, वो भी मेरे पास है। जो कंपाइल हम कर रहे थे उसकी जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे पास मौजूद है। TLP जरूर हमसे आगे निकली, इसलिए कि वो 1-2 यूसीज ऐसी थी जहां TLP का ज्यादा असर था और उनके बहुत वोट वहां से निकले। तो जब उन यूसीज का रिजल्ट आया तो हम पीछे चले गए, TLP आगे चली गई। उस वक्त भी हम पहले नंबर पे, TLP पहले पे थी, हम दूसरे पे थे, नून तीसरे पे थी। फिर जब वो TLP वाली जो असर वाली यूसीज का रिजल्ट आना बंद हुआ तो फिर जाहिर है कि हमारा रिजल्ट ऊपर चला गया, नून लीग भी TLP से ऊपर जाना शुरू हो गई। ये सारी चीजें हैं और इन तमाम चीजों को इन्होंने मशकूक। सईद गनी कैसे दे रहा है? सईद गनी के पास कहां से आ रहा है? वो भाई सईद गनी तुम्हारी तरह चवल तो नहीं है ना। सईद गनी इलेक्शन के तरीके को जानता है भाई। हमारे जितने कारकुन हैं, जितने अहदेदार यहाँ बैठे हैं, ये सब जानते हैं। फिर एक तस्वीर चला दी गई कि देखो जी ये फॉर्म 45 को गड़बड़ कर रहा है। खुदा के बदो, वो तस्वीर हमारे लोगों ने चलाई है सोशल मीडिया पे, वो तस्वीर हमारे लोगों ने बनाई है। खुला कमरा था, खुला कमरा, ये लियाकत हक्कानी भी बैठा था, 20 आदमी और बैठे थे, उसमें पता नहीं कितने लोग खड़े थे, आ रहे थे, जा रहे थे। उन्होंने तस्वीर बनाई मेरी, तारीफ की मेरी कि भाई वजीर है, जमीन पे बैठा है, वर्करों के साथ काम कर रहा है। उसको ये साहब इतने होशियार हैं। और एक मुझे नाम नहीं लेना चाहता, चैनल वाले ने भेजा कि हमारे साफी ने अपने जराए से ये तस्वीर निकाली हैं और ये आपका इसके क्या कहना है। तो मैंने वो अपनी सारी स्क्रीनशॉट जो हमारे लोगों ने ट्वीट की हुई थी, फेसबुक पे डाली हुई थी, उनको भेजी कि अपने साफी को ये जराए भेज दो, उसके ये जराए हैं कि तस्वीरें हमारे लोगों ने दी हैं और आप बता रहे हो उस पर नूली वाले दायरे लगा रहे हैं। और बाबा ये सारे थे, जब मैंने जाना था RO ऑफिस में, जब ये कंप्लीट हो गए, मैं लेके जा रहा था तो उन्होंने कहा कि इनको सीक्वेंस में रखो। जो तस्वीर आई है उसमें तो मैंने हाथ नहीं लगाया, बाद में तो मैं हाथ भी लगा रहा था इनको, और मैं खुद बैठ के तरतीब से रख रहा था इन सबको। ये काम किया हमने। उस पर भी कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट उन्होंने कर लिया कि जी वीडियो निकाल के ले गया, तस्वीर निकाल के ले गया। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ इनसे कि आपकी तैयारी नहीं थी और कॉन्फिडेंट थे। आप ये समझ रहे थे कि हम इंतखाब बस अब पोज आ गए, हम जीत गए, चैनल्स कह रहे हैं कि मिफ्ता जीत रहा है, बस हम जीत गए। तो भाई इस खुशफहमी का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आप अगर इससे अपने आप को जीता हुआ तस्वुर कर रहे थे, कम से कम मैं या हमारी पार्टी के दोस्त या हमारा कैंडिडेट या हमारे वर्कर्स इनसे मुतासिर नहीं हो रहे थे। हमें पता था कि हम जीतेंगे, हमारी तैयारी थी। हमने वहां PMLN के बेशुमार लोगों को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया, हमने PTI के बेशुमार लोगों को पार्टी में शामिल करवाया। ANP जो इनकी सपोर्ट कर रही थी, उनके कारकुन, उनके अहदेदार खुल के हमारा काम कर रहे थे। JUI जिन्होंने इनकी सपोर्ट की, उनके बेइंतहा कारकुनान हमारे साथ खुल के काम कर रहे थे। तो
भाई इनकी जो नीचे चीजें थी वो ठीक नहीं थी। हमने हर यूसी, हर वार्ड, हर पोलिंग स्टेशन पर कमेटी बनाई थी। 276 कमेटीज हमारी थी पोलिंग स्टेशन की बुनियादों पर। हर यूसी की बुनियाद पर कमेटी थी, हर वार्ड की बुनियाद पर कमेटी थी। हमने हर कम्युनिटी को अप्रोच किया है, हम हर कम्युनिटी के पास गए हैं, हम हर आदमी के पास गए हैं जिसका असर और रसूख उस इलाके में है। हमने काम किया है। हम इलेक्शन को इलेक्शन समझ के लड़े हैं। और मेरी अपनी जो दोस्तों की टीम थी, हम जो वर्किंग करते थे, उसके मुताबिक हमारे वोट 25 से 30 हज़ार के दरमियान होने चाहिए थे, जो हमारा टारगेट था। 25 से 30 हज़ार वोटों के दरमियान। जो टर्नआउट कम हुआ उसकी वजह से जाहिर हम भी 16 पे आ गए, 16,000 से कुछ ऊपर चले गए, लेकिन टारगेट हमारा 25-30 हज़ार था। तो हमने ये काम किया। एक और दिलचस्प बात कि इन्होंने वो जो शाम को कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी अभी वो ट्वीट किया है किसी ने कि पोलिंग स्टेशन नंबर 261 और 260 के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने किसी को रिजल्ट नहीं दिया और कहीं चले गए। कराची में जहाँ ये साहिबान इलेक्शन लड़ रहे थे उनको नहीं पता चला, इनके जो पोलिंग एजेंट थे उनको नहीं पता चला। इस्लामाबाद में एक साहब ने ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद इनको पता चला कि 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए और उन्होंने किसी को रिजल्ट नहीं दिया है। ये हाल है कैंडिडेट का। जब ये उन्होंने कहा, मैंने उस वक्त भी मीडिया के कई दोस्तों को पोलिंग स्टेशन नंबर 261 का जो फॉर्म 45 हमारे पास था वो भेजा कि भाई हमारे पास है, और 260 का जो था उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये किया कि उसने किसी को कॉपी नहीं दी, उसने बाहर दीवार के ऊपर फॉर्म 45 लगा दिया और ये कहा कि जी इसकी तस्वीरें बना लो। हमारे पास भी वो तस्वीर आई, हमने उसका प्रिंट आउट निकाला और अपने रिकॉर्ड में उसको रखा। तो उसकी तस्वीर आई, किसी के पास नहीं थी, हमारे पास भी नहीं थी, तस्वीर आई और 261 हमारे पास आया। तो इनको अंदाज़ा ही नहीं था, इनको पता ही नहीं था कि ये सब कुछ जो है हो क्या रहा है इलेक्शन में और किस तरह से काम हुआ है। मैं आखिरी बात सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, तो उसके बाद आप सवाल कर लें या वकार भाई भी बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाना इतना मज़ाक़ खेज़ है, इतना मज़ाक़ खेज़ है कि मैं शायद किसी की मिसाल भी नहीं दे सकता। उस पर मिसाल दूंगा तो शायद को बहुत बुरी लगेगी। हम 1988 से लेकर 2018 तक हर इंतखाब में विक्टिम रहे हैं धांधली का। 88 में हमारी हुकूमत बनी, धांधली का विक्टिम हम थे। 93 में हमारी हुकूमत बनी, धांधली का विक्टिम जो थे हम थे। 2008 में हमारी हुकूमत बनी, धांधली का विक्टिम हम थे। अब गौर कीजिए कि अगर धांधली के विक्टिम हम थे तो बेनिफिशियरी कौन था? बेनिफिशियरी वो थे जो आज हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने धांधली की है। पीपल्स पार्टी ने तो कभी धांधली करने की कोशिश नहीं की, सोचा नहीं। हम तो धांधली से बचाने के लिए लड़ते हैं कि भाई खुदा के लिए हमारे साथ धांधली ना हो, हम अपने वोटों को बचाएं। अगर वोटों को बचाना धांधली है, अगर कोई प्लान करके इलेक्शन लड़ना धांधली है, तो ये धांधली फिर हम करते रहेंगे। भाई ये तो की हमने, आइंदा भी करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि कोई और हमसे ज़्यादा पारसा जो कभी धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में हुकूमतों में ना आया हो, वो हम पे उंगली उठाए। जिनका माजी ये हो कि वो धांधली ज़दा इंतखाबात के नतीजे में जीतते हों, चाहे वो 88 में पंजाब की हुकूमत हो, चाहे वो 90 की वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो 93 में इनकी जो सीटें बड़ी वो हों, चाहे 97 का इलेक्शन हो, चाहे 2002 में तो चले भागे थे, ये 2013 का इलेक्शन हो, 2008 में भी हम विक्टिम थे, ये बेनिफिशियरी थे। पीपल्स पार्टी की सीटें पंजाब में इनको दी गई, मुशर्रफ ने इनको दी ताकि ये हम दोनों लड़ें आपस में, जो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी। हमने उस वक्त भी दरगुजर की, हमने उस वक्त भी बड़े दिल का मुजाहरा किया कि चलें ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, निज़ाम को चलना चाहिए। हमने बर्दाश्त किया। भाई कोई एक मौका तो मुझे बताओ ना कि आपने धांधली के सामने लड़ते हुए हुकूमत बनाई हो। एक मौका मुझे बताओ, कभी नहीं हुआ है। तो कम से कम हम पे इल्ज़ाम ना लगाएं। आप आसिफ अली ज़रदारी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो डील कर रहे हैं इसलिए के केसेस हैं। मेरे भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जान की कुर्बानियाँ दी हैं इस लड़ाई में, जमहूरी लड़ाई में, जमहूरियत की लड़ाई में। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी मुल्क से बाहर जा सकता था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी मुल्क से बाहर बैठ सकती थी जान बचाने के लिए। सबको अपनी जान अजीज़ है,
उनके बच्चों को भी अपने वालिदैन की जान का ख्याल रखना चाहिए, मुझे इस पर गिला नहीं है, बिल्कुल ख्याल करना चाहिए, लेकिन फिर दावे नहीं करने चाहिए, दावे नहीं करने चाहिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जान दी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जान दी, आसिफ अली जरदारी जेलों में बैठा रहा, मुल्क से बाहर नहीं गया। तो हम पे कम से कम ये इल्ज़ाम ना लगाएं कि हम अपनी मुश्किलात से डर कर, हम अपनी आसानियों के लिए, हम जेल के खौफ से, हम जान के खौफ से, हम कोई और चीज़ों के लिए कोई ऐसी डील करेंगे जिससे आपको ये मौका मिले कि आप कहें कि जी हम भी सिलेक्टर्स बन गए। तो जो सिलेक्टर्स बने, जो वक्ती तौर पे खामोश हुए, जिन्होंने मुल्क से बाहर जाने के फ़ायदे लिए, जिनको रिलीफ मिले, वो कम से कम हम पे इल्ज़ाम ना लगाएं। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूँगा, एक चार्ट बनाइए कि किस किस ने डील के ज़रिए क्या क्या फ़ायदे उठाए 88 से लेकर अब तक। अगर हमारे नंबर ज़्यादा हुए हम पे इल्ज़ाम लगाइएगा, लेकिन अगर आपके नंबर हमसे बहुत ज़्यादा हुए तो कम से कम हम पे इल्ज़ाम नहीं लगाइएगा। बकायदा की बात करें, एक मिनट, इरशाद इरशाद एक सेकंड, इरशाद देखें, एक तो शाहिद खाकान अब्बासी का जिस्मानी कद तो बहुत बड़ा है, ज़ाहिर है उसका तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अल्लाह की देने में क्या कर सकता हूँ उसमें, 7 फुट का आदमी है, मैं पौने 6 फुट का आदमी मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल मैच्योरिटी के हवाले से अगर आप देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कद सबसे बड़ा है, और ये अपने बुज़ुर्ग रहनुमाओं को मिला लें या किसी को मिला लें, उनका कद काट इतना नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कह दिया कि धांधली की है। मैं आपके ज़रिए पूछना चाहता हूँ कि कोई एक पोलिंग स्टेशन का नंबर तो बताएं कि जी ये पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर धांधली हुई है, कोई एक बता दें, कोई एक। वो इनके एक साहब कह रहे थे जी सईद गनी वजीर तालीम है और इन्होंने सारा अमला अपना लगवा दिया। भाई अगर सारा अमला मैंने लगवाया होता अपनी मर्जी से, आपके पास ये फॉर्म 48 है, पता नहीं मिला है आपको, नहीं मिला है, ज़रा कॉपी ले लीजिएगा उसकी, जिसमें ये सारा पोलिंग स्टेशन वाइज रिजल्ट होता है, ज़रा ले लीजिएगा। तो फिर हर पोलिंग स्टेशन पे हमारा मार्जिन बहुत ज़्यादा होता, हमारे वोट कहीं पे 10, कहीं पे 12, कहीं पे 7, कहीं पे 15, कहीं पे 6, कहीं पे 1, कहीं पे 2 नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते ना। अगर हम ये सारा इस तरह से मैनेज करके अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना अमला बिठाते तो ज़ाहिर बिठाने के पीछे हमारा कोई मकसद होता, और मकसद ये होता कि हम वोट निकालें। तो अगर आप उसका जायज़ा लेंगे फॉर्म 48 का, जिसमें हर पोलिंग स्टेशन के वोट्स होते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शायद ये जो कह रहे हैं उसमें कोई वज़न नहीं है। जो दूसरी बात आपने कही रीपोलिंग की, देखिए मैं तो अपनी पार्टी को ये कह रहा हूँ, मेरे पास इख्तियार नहीं है फैसला करने का। फैसला ये मेरे बाद दोस्त जो बैठे हैं उम्मीदवार, ये हमारी पार्टी की मुशावरत से करेंगे, इसलिए कि ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर ये हैं, ये एक मुंतखब MNA हैं। इनके फैसले पर मैं अपनी राय मुसलत नहीं कर सकता हूँ, ये वकील भी माशाल्लाह अच्छे, ये फैसला करेंगे, हमारी पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी। लेकिन चूंकि हमने, जो हम और दोस्त बैठे हैं सारे, हमने वहाँ ग्राउंड पे इलेक्शन देखा है, हमें इस बात का 100% यकीन है, 100%, जिसकी बुनियाद पर मैंने पार्टी को ये तजवीज़ दी है कि अगर रीपोलिंग हुई तो मुस्लिम लीग 600 वोटों से नहीं हारेगी, ये कम से कम 5 से 10 हज़ार वोटों से हारेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये हो, ताकि ये चिक चिक जो एक दफ़ा जो इन्होंने शुरू की है उसको हम ख़त्म करें और इनको इनकी औकात पर लेकर आएँ कि ये जो आप समझते हैं कि हमारे वोट इतने नहीं थे, पता नहीं कितने होने चाहिए थे, वो गलत है, आप हारे हो और इनको पता है कि ये हारे। अब ये सिर्फ अपनी झेप मिटाने के लिए, और जो इस्लामाबाद में बैठी हुई लीडरशिप को उन्होंने एक स्वान है वो ख्वाब दिखा दिए थे कि भाई कोई गली नहीं है जी, तुसी बस मैनू टिकट दे दो, सीट इंज आएगी,